बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इन्फो माइंड। आज का जो टॉपिक है, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ इमैनुअल कैंट्स फिलासफी। आप कांट्स की फिलासफी की ब्रीफ ओवरव्यू देते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन टू कांट। Kant was an influential 18th century German philosopher whose work laid the foundation for many areas of contemporary philosophy. ये जर्मन फिलासफर है कांट, और ये 18th सेंचुरी के फिलासफर है। His philosophical system known as Kantianism और कैंटियन फिलासफी, इसकी जो फिलोसॉफिकल सिस्टम है उसको ये दो नामों से पुकारा जाता है। Cover a wide range of topics and had a profound impact on various fields including ethics, epistemology, metaphysics and political philosophy. खान ने जो काम किया है वो उसमें जिस फील्ड में उसने काम किया है वो एथिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और पॉलिटिकल फिलासफी। यानी खान आइडियलिज्म के लिए काफ़ी मशहूर है, और इसके अलावा पॉलिटिकल फिलासफी में भी उसने काफ़ी काम किया हुआ है। अब आ जाता है इसकी फिलासफी की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एपिस्टेमोलॉजी मीन स्टडी ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज में उसने जो कंट्रीब्यूशन किया है उसकी जो टर्मिनोलॉजी है सिंथेटिक अप्रियरी नॉलेज। यानी सिंथेटिक और अप्रियरी नॉलेज ये दो अलग टॉपिक है। सिंथेटिक नॉलेज वो नॉलेज है जो सिचुएशन के साथ चेंज हो जाता है, और अप्रियरी नॉलेज वो नॉलेज है जो सिचुएशन के साथ चेंज नहीं होता बल्कि हर सिचुएशन में एक जैसा होता है। तो Kant argued that there are certain truth that are both necessary and known independently of experience. These synthetic a priori judgment provide foundation for our knowledge of mathematics and natural science. कांट कहते हैं कि नॉलेज के जो दो टाइप्स है, सिंथेटिक और प्रियरी नॉलेज, इससे जो इल्म आ जाता है वो एक्सपीरियंस और इस चीज़ों से इंडिपेंडेंट होता है, और फिर ये चीज़ें ये नॉलेज फाउंडेशन बन जाता है मैथमेटिक्स और नेचुरल साइंसेस के लिए। अब आ जाते हैं ट्रांसेंडेंशियल आइडियलिज्म। कांट प्रपोज दैट व्हाइल वी कैन नॉट नो थिंग्स एज दे आर themselves noumenal realm, we can have knowledge of the phenomenal realm, which is constructed by our mind through interaction of sensory input and our cognitive faculty. कांट प्रपोज करता है कि वी दे वो कहता है कि मेनली जो चीज़ें हैं वो दो फिलासफी देता है, दो फिनोमिना देता है। एक है नॉमिनल रिलम और दूसरा है फिनोमिनल रिलम। वो कहता है कि कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि वी कैन नॉट नो देम बट एज दे आर इन देमसेल्व्स, जिसे नॉमिनल रिलम कहते हैं, और दूसरा है फिनोमिनल रिलम, we can have knowledge about it, which is constructed by our mind through interaction of sensory input and our cognitive facility. मार्क्स कहता है कि दो किस्म है ये जो आइडियलिज्म है। एक है न्यूमिनल रिलम में जिसको हम नहीं जानते, और दूसरा है फिनोमिनल रिलम जिसको हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं माइंड और सेंसरी ऑर्गन के इंटरेक्शन से। अब आ जाते हैं मेटाफिजिक्स के बारे में। वो क्या कहते हैं? तो मेटाफिजिक्स के बारे में वो जो उसने जो काम किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमिना एंड फिनोमिना। कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन नोमिना विच इज थिंग्स एंड देमसेल्व्स, जो कि मैंने पिछले स्लाइड्स में एक्सप्लेन किया। न्यूमिना मीन थिंग्स एंड देमसेल्व्स एंड फिनोमिना थिंग्स एज दे अपीयर टू अस। जो हमें अपीयर होता है और जो हमें नज़र आता है वो फिनोमिना है, और जो हमें नज़र नहीं आता वो है न्यूमिना। अकॉर्डिंग टू कांट वी कैन ओनली हैव नॉलेज ऑफ
of phenomena is our understanding is limited to structure and category of our mind. According to Kant, we know about phenomena, but we don't know about noumena. Causality and determinism के बारे में क्या कहते हैं? Kant argued that our experience of cause and effect relationship is not derived from external reality, but it is imposed by our cognitive faculty. कान कहता है कि जो cause and effect का जो रिलेशनशिप है ये हम एक्सटर्नल रियलिटी से डिराइव नहीं करते, बल्कि ये हम कग्निटिव जो फैकल्टीज है, जो माइंड की जो फैकल्टी है, उससे हम डिराइव करते हैं. While we can understand the world in terms of cause and effects, we cannot know if there is necessary causal connection in reality. खान कहता है कि हम जो भी चीज़ है, हम जो अंडरस्टैंड करते हैं, सिर्फ काज और इफेक्ट्स से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इसकी काज क्या है और इफेक्ट क्या है, लेकिन हम इस तरह अंडरस्टैंड नहीं करते कि इसकी रियलिटी के साथ क्या कनेक्शन है. हम सिर्फ काज और इफेक्ट से किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं. अब आ जाते हैं एथिक्स की तरफ. First of all, categorical imperative. Kant proposed the concept of categorical imperative as a universal moral principle. कांट क्या कहते हैं? कांट कहते हैं कि ये कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव जो है ये यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल है, और इट स्टेट दैट वन शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पर्सनल प्रिंसिपल. कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव ये है कि एक बंदे ने जो एक्ट करना है वो पर्सनल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करना है. दैट कैन बी कंसिस्टेंटली विल टू बी यूनिवर्सल लॉ. पर्सनल प्रिंसिपल एक यूनिवर्सल लॉ होना चाहिए. इट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मोरल ड्यूटी एंड द इनहेरेंट वर्थ ऑफ एवरी रेशनल बीइंग. ये कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव जो है, ये पर्सनल प्रिंसिपल जो है, ये एम्फसाइज करते हैं मोरल ड्यूटीज़ पे. और जो इनहेरेंट वर्थ है एक रेशनल बीइंग के स्पेस का मतलब ये है कि हर इंसान को जो अच्छे चीज़ें हैं वो हर इंसान को वो पहचानते हैं, और मोरली हर इंसान का ये ड्यूटी है कि वो अच्छे काम करे और बुरे काम ना करे. जो सेकंड टर्मिनोलॉजी है एथिक्स में, अटानमी एंड मोरल अटानमी. एक अटानमी है और दूसरा मोरल अटानमी है. कांट बिलीव दैट मोरल एजेंट हैव अटानमी, द कैपेसिटी टू मेक मोरल डिसीजन. हर एक बंदे के साथ ये अटानमी है, ये इख्तियार है कि वो क्या करे, कि मोरल डिसीजन करे, और वो डिसीजन होना चाहिए बेस्ड ऑन रीज़न. मोरल अटानमी इन्वॉल्व एक्टिंग इन अकॉर्डिंग विद वन own rational will rather than being subject to external influence or desire. Moral autonomy जो है ये इन्वॉल्व है अकॉर्डिंग टू विद वन ओन रेशनल विल. ये उस बंदे की रेशनल विल जो है, इसकी जो माइंड है, उसकी जो विल है, जो ख्वाहिश है, वो इसके मुताबिक है, न कि सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. इसका मतलब ये है कि किसी भी डिसीजन को एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी जो रेशनल डिज़ायर है, जो विल है, इसके मुताबिक होना चाहिए. अब आ जाते हैं एस्थेटिक की तरफ. कि एस्थेटिक के बारे में कांट का जो आइडिया है, एस्थेटिक फिलॉसफी का एक ब्रांच है जो कि ब्यूटी एंड टेस्ट के बारे में वो डील करता है. एस्थेटिक में फर्स्ट ऑफ ऑल कान ने जो काम किया है, जजमेंट ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी की जजमेंट कैसे करते हैं. कान डेवलप अ थ्योरी ऑफ एस्थेटिक दैट सेंटर ऑन द जजमेंट ऑफ ब्यूटी. एस्थेटिक के बारे में कान ने जो थ्योरी डेवलप किया है, वो बेस करता है वो सेंटर, उसका जो सेंटर है वो जजमेंट ऑफ ब्यूटी है. He argued that the experience of beauty is disinterested and universal judgment based on harmonious interaction of the faculties of imagination and understanding. वो कहता है कि ये जो ब्यूटी है ये गैर जानिबदार है, डिसइंटरेस्टेड है,
एंड यूनिवर्सल जजमेंट जो है वो बेस करता है हारमोनियस इंटरेक्शन बिटवीन फैकल्टीज अब इमेजिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब ये है कि ये जो ब्यूटी है इसकी जो जजमेंट है ये अंडरस्टैंडिंग और इमेजिनेशन के दरमियान जो इंटरेक्शन है, जो हारमोनियस इंटरेक्शन है, वो इस पे बेस करता है। Sublime and feeling of Kant also explored the concept of sublime। उसने जो sublime जो फौकियत का जो concept है उसने ये भी दिया है which refer to experience that evoke feeling of awe and transcendence। ये feeling of awe और transcendence जो फौकियत है ये दो जो वर्ड है ये इससे लिया जाता है। The sublime is associated with encountering the limit of our conceptual understanding। ये sublime जो वर्ड है ये associate है with encountering the limit of our conceptual understanding। ये conceptual understanding की जो limit है इससे एक मुकाबिला encountering है and experiencing the vastness of the power of the nature। और ये जो नेचर की जो वसी वसी ताकत है उसको एक्सपीरियंस करना है, ये सब ये फौकियत है। जो लास्ट टर्मिनोलॉजी है पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी, यानी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि उसने पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में भी काम किया है। तो इसकी जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है उसकी जो कंसेप्ट है द कंसेप्ट ऑफ किंगडम ऑफ एंड्स। तो कांट कहता है कि ये जो मेन है ये एन नहीं है किसी भी, बल्कि ये खुद एक एन है। कांट एम्फसाइज ट्रीटिंग इंडिविजुअल एज एन इन देमसेल्फ। ये खुद एक एन है रेदर देन मीन्स टू एंड। ये किसी मीन्स की एंड नहीं है ये, बल्कि खुद ये एक मकसद है और ये किसी दूसरे मकसद के लिए इसकी पैदाइश नहीं हुई है। ये प्रपोज दैट इन अ जस्ट सोसाइटी इंडिविजुअल शुड बी रिस्पेक्टेड एंड ट्रीटेड विद डिग्निटी फार्मिंग एज अ किंगडम ऑफ एन। वो कहता है कि एक कोई जस्ट सोसाइटी में हो तो इसमें इंडिविजुअल को इज्जत मिलेगा और वो इज्जत के साथ उसके साथ ट्रीट करेगा। और इसी रीलम को खान कहते हैं कि किंगडम ऑफ एंड्स है। इसके अलावा रिपब्लिकनिज्म को वो सपोर्ट करता है और वो कहता है कि एक गवर्नमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है। खान एडवोकेटेड फॉर रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट based on constitution। He believed that such a government would provide best framework for upholding individual right and promoting moral and autonomy। खान कहता है कि रिपब्लिकन गवर्नमेंट में और इसके अलावा गवर्नमेंट विच कॉन्स्टिट्यूशन ये बेस्ट फ्रेमवर्क है इंडिविजुअल राइट्स के लिए और दूसरा प्रमोटिंग मोरल ऑटोनॉमी के लिए। दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।